हेलो फ्रेंड्स, यस सर शर्मा एकेडमी में आप लोगों का स्वागत है। तो हम लोग इससे पिछले वीडियो में पढ़े थे राष्ट्रीय आपातकाल के बारे में, ठीक है। तो आज हम पढ़ने वाले हैं राज्य आपातकाल, ठीक है। तो राज्य आपातकाल कहता है, राज्य आपातकाल को राष्ट्रपति शासन अथवा संवैधानिक संकट के रूप में भी जाना जाता है, ठीक है। क्या? संवैधानिक संकट के रूप में जाना जाता है, ठीक है। ऐसी परिस्थिति के लिए संविधान में आपातकाल का शब्द प्रयोग में नहीं हुआ है। संविधान में आपातकाल का शब्द नहीं है, ठीक है। अगर उदाहरण की बात करें तो जून 1951 में पंजाब सरकार को विधानसभा में स्पष्ट बहुमत होने के बावजूद भी बर्खास्त कर दिया गया था और अब तक अनुच्छेद 356 का लगभग 120 बार प्रयोग हो चुका है, ठीक है। यानी राज्य आपातकाल का प्रयोग 120 बार हो चुका है। इसके आधार की बात करें तो आर्टिकल 356 है। किसी राज्य के राज्यपाल की या अन्य रिपोर्ट के आधार पर यदि राष्ट्रपति संतुष्ट हो जाए कि ऐसी स्थिति उत्पन्न हो गई है कि राज्य की सरकारें संवैधानिक प्रावधानों के अनुरूप कार्य नहीं कर रही हैं, ठीक है, तो अनुच्छेद 356 को संघ को यह शक्ति देता है कि वह अनुच्छेद 356 लागू कर देता है, यानी राज्य आपातकाल लागू, ठीक है, जिसमें राष्ट्रपति का शासन हो जाता है। अनुच्छेद 365 कहता है, जब कोई राज्य केंद्र के किसी निर्देश का पालन करने या उसे लागू करने में विफल रहता है तब राष्ट्रपति शासन लागू होता है, ठीक है। घोषणा कौन करता है? तो भारत के राष्ट्रपति द्वारा किया जाता है। रक्षोपाय क्या है? तो इसे जारी होने की तिथि से 2 महीने के भीतर दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित किया जाना चाहिए। प्रक्रिया क्या होता है? तो साधारण बहुमत होता है। यदि उद्घोषणा ऐसे समय में जारी की जाती है जब लोकसभा विघटित अवस्था में हो या लोकसभा का विघटन घोषणा को मंजूरी दिए बिना 2 माह की अवधि के दौरान हो जाता है, ठीक है। उद्घोषणा लोकसभा के पुनर्गठन की पहली बैठक के बाद 30 दिनों तक जारी रहती है, बशर्ते कि राज्यसभा ने इस बीच में इसे मंजूरी दे दी हो। यदि उद्घोषणा दोनों सदनों द्वारा अनुमोदित की जाती है तो राष्ट्रपति शासन 6 माह तक और जारी रह जाता है, यानी आगे बढ़ जाता है। प्रत्येक 6 महीने में संसद के अनुमोदन से इसे अधिकतम 3 वर्ष के लिए बढ़ाया जा सकता है, ठीक है। 44वें संविधान संशोधन 1978 कहता है, 1 वर्ष की अवधि के बाद राष्ट्रपति शासन 6 महीने तक तभी बढ़ाया जा सकता है जब निम्नलिखित 2 शर्तें पूरी होनी चाहिए। पहला तो ये कि राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा पूरे देश या इसके किसी एक हिस्से में लागू हो, या निर्वाचन आयोग को यह प्रमाणित करना होगा कि विधानसभा के आम चुनाव संबंधित राज्य में कठिनाइयों के कारण आयोजित नहीं किए जा सकते हैं, यानी चुनाव का आयोजन नहीं किया जा सकता है, तब राष्ट्रपति शासन लागू होगा। अगर समाप्ति की बात करें कब होगा समाप्ति? तो राष्ट्रपति द्वारा पश्चातावर्ती उद्घोषणा के द्वारा किसी भी समय उद्घोषणा को रद्द किया जा सकता है, यानी राष्ट्रपति शासन समाप्त कर सकता है। इस तरह की उद्घोषणा के लिए संसदीय अनुमोदन की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है। राज्य आपातकाल के प्रभाव की बात करें तो पहला तो ये कि राष्ट्रपति असाधारण शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है, ठीक है। राष्ट्रपति जो है असाधारण शक्तियाँ प्राप्त कर लेता है। कौन कौन सी? तो पहला, राज्य सरकार के कार्यों एवं शक्तियों को राज्यपाल अथवा किसी अन्य कार्यपालिका पदाधिकारी के माध्यम से अपने हाथों में ले सकता है। दूसरा, यह घोषणा कर सकता है कि राज्य के विधानमंडल की शक्तियाँ का उपयोग संसद द्वारा किया जाएगा। और तीसरा, वह राज्य के किसी भी प्राधिकरण अथवा अन्य से संबंधित संवैधानिक प्रावधानों के निलंबित सहित
अन्य कदम भी उठा सकता है। ठीक है, और अगर अन्य प्रभाव की बात करें तो राष्ट्रपति अन्य मंत्रिपरिषद को बर्खास्त कर सकता है, हालांकि उच्च न्यायालय की शक्तियां प्रभावित नहीं कर सकती। दूसरा, राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रतिनिधि के रूप में राज्य के प्रशासन को अपने हाथों में ले सकता है। इसका संचालन वह राज्य के मुख्य सचिव अथवा राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त सलाहकार के माध्यम से करता है। और तीसरा यह कि राज्य विधानमंडल को परिस्थितियों के अनुरूप भंग अथवा निलंबित किया जा सकता है। ऐसी घोषणा की जा सकती है कि राज्य विधायिका की शक्तियां केंद्रीय संसद द्वारा प्रयोग की जा सकेगी। आर्टिकल 357 कहता है संसद राष्ट्रपति को विधायी शक्ति प्रदान कर सकती है और इसे किसी अन्य प्राधिकरण को इसे सौंपने के लिए अधिकृत कर सकती है। ठीक है, अगला पॉइंट कहता है इसका कि संसद राष्ट्रपति को राज्य की संचित निधि से व्यय स्वीकृत के लिए अधिकृत कर सकती है। विभिन्न समितियां और या आयोगों के सुझाव को अगर देखें तो पहला सरकारिया आयोग जो कि बना था 1987 में। कब बना था? 1987। ठीक है, अनुच्छेद 356 का प्रयोग केवल अंतिम उपाय के रूप में और कम से कम किया जाना चाहिए। दूसरा पॉइंट कहता है राष्ट्रपति द्वारा राष्ट्रपति शासन राज्यपाल की रिपोर्ट के बाद ही लागू करना चाहिए। तीसरा, संसद द्वारा उद्घोषणा की पुष्टि होने की विधानसभा को विघटन नहीं किया जाना चाहिए। ये सरकारी आयोग कहता है कि अनुच्छेद 356 का प्रयोग कम से कम होना चाहिए। और दूसरा कहता है कि राष्ट्रपति शासन जब भी लागू होगा तो राज्यपाल की सहमति से। और तीसरा कहता है उद्घोषणा की पुष्टि करने के लिए विधानसभा को विघटन नहीं करना चाहिए। ठीक है, वहीं संविधान के कार्यकरण की समीक्षा के लिए राष्ट्रीय आयोग 2002 की बात करें तो ये पथभ्रष्ट राज्यों के समुचित शर्तों के साथ चेतावनी दी जानी चाहिए। दूसरा, आर्टिकल 356 के तहत कार्रवाई करने से पहले राज्य से प्राप्त स्पष्टीकरण पर विचार किया जाना चाहिए। और तीसरा कहता है संसद द्वारा उद्घोषणा की पुष्टि होने तक विधानसभा को विघटन नहीं किया जाना चाहिए। यह सुनिश्चित करने के लिए अनुच्छेद 356 को उपर्युक्त रूप से संशोधित किया जाना चाहिए। और चौथा पॉइंट कहता है राज्यपाल की रिपोर्ट की मीडिया जगत में व्यापक प्रचार प्रसार किया जाना चाहिए। और पांचवा, अनुच्छेद 352 के अनुरूप सुरक्षा उपाय अनुच्छेद 356 के मामले में शामिल किए जाने चाहिए। ठीक है, उच्च आयोग 2008 कहता है स्थानीयकृत आपातकाल लगाने का सुझाव स्थानीयकृत होना चाहिए। दूसरा, इसकी अवधि 3 माह से अधिक नहीं होनी चाहिए। और SR बम्बई बाद 1994 के दिशा निर्देशों को शामिल करने के लिए अनुच्छेद 356 में संशोधित किया जाना चाहिए, यानी संशोधन किया जाना चाहिए। विधि आयोग कहता है अनुच्छेद 356 जो है अनुच्छेद 356 लगाने से पूर्व 355 का प्रयोग करके स्थिति के बेहतर तरीकों से निपटाया जा सकता है। ठीक है, वहीं न्यायिक समीक्षा और अनुच्छेद 356 को देखें तो के अब्बू बनाम भारत संघ 1965 में कहा अनुच्छेद 356 के संबंधित पहला मामला आया। केरल उच्च न्यायालय के उद्घोषणा की संवैधानिक पर सुनवाई करने के लिए इनकार कर दिया। केरल जो है इनकार कर दिया और अदालत के लंबे समय तक केंद्र सरकार की कार्रवाइयों का समर्थन किया। वहीं फिर राजस्थान राज्य बनाम भारत संघ 1977 आया। न्यायालय में कुछ सीमित आधार पर न्यायिक समीक्षा कर सकता है। दूसरा, दुर्भावनापूर्ण और अप्रासंगिक आधारों पर राष्ट्रपति की कार्यवाही को उन्मुक्ति प्रदान नहीं की जा सकती है।
वहीं एसआर बम्बई बाद 1994 में कहा, जिस सामग्री के आधार पर संतुष्ट होकर राष्ट्रपति उद्घोषणा करता है उसकी न्यायिक समीक्षा पर प्रतिबंध नहीं है। ठीक है, एसआर बम्बई बाद में कहा। दूसरा, ऐसी उद्घोषणा न्यायिक समीक्षा से मुक्त नहीं है। और तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय उद्घोषणा को रद्द कर सकता है यदि दुर्भावनापूर्ण या अप्रासंगिक या किसी अन्य अनुपयुक्त आधार पर आधारित हो। वहीं चौथा पॉइंट कहता है, अनुच्छेद 356 द्वारा प्रदत्त शक्ति सशस्त्र है और यह पूर्ण शक्ति नहीं है। अगला पॉइंट कहता है, राष्ट्रपति संसद द्वारा अनुमोदित होने के से पूर्व विधानसभा को भंग नहीं कर सकेगा। केंद्र को गलती करने वाले राज्यों के कारण पूछे हुए चेतावनी नोटिस जारी करना चाहिए। अगला पॉइंट कहता है, एक बार उद्घोषणा जारी होने के बाद राज्य सरकार को हटना पड़ेगा क्योंकि एक राज्य में दो सरकारें नहीं रह सकती। अगला पॉइंट कहता है, पद निरपेक्षता संविधान की एक बुनियादी विशेषता है और राज्य सरकार द्वारा इसका उल्लंघन करना अनुच्छेद 356 के उपयोग के लिए प्रयुक्त आधार है। यदि दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य सिद्ध हो जाए तो न्यायालय द्वारा राज्य सरकार को राहत उपलब्ध करवाई किया जा सकता है। ठीक है, रामेश्वर प्रसाद एवं अन्य बनाम भारत संघ 2006 में क्या हुआ, दल बदल जैसी सामाजिक बुराइयों से निपटाने के लिए अनुच्छेद 356 का प्रयोग नहीं किया जा सकता। इसमें बोला, अनुच्छेद 361 के तहत उन्मुक्ति न्यायालय के से कार्रवाई की वैधता की जांच के लिए शक्ति नहीं छीन सकती। वहीं एसआर बम्बई बाद में रेखांकित अनुच्छेद 356 के उचित और अनुचित प्रयोग के मामले आए। उचित प्रयोग यह था कि त्रिशंकु विधानसभा के मामले में यदि किसी भी दल को बहुमत नहीं मिलता है तो दूसरा पॉइंट कहता, विधानसभा में बहुमत प्राप्त करने वाले दल ने सरकार बनाने से इनकार कर दिया जाए तो राष्ट्रपति शासन। ठीक है, गठबंधन सरकार का विकल्प नहीं मिला हो। और तीसरा, यदि राज्य सरकार केंद्र के संवैधानिक निर्देशों को अवहेलना करे। और चौथा, आंतरिक भ्रष्टाचारिता, जहां उदाहरण के लिए सरकार जानबूझकर संविधान और कानून के विरुद्ध कार्य कर रही हो या हिंसक विद्रोह को भड़का रही हो। ठीक है, और अगला कहता, राज्य का भौतिक विघटन, जहां सरकार जानबूझकर अपने संवैधानिक कर्तव्यों के निर्वहन से इनकार कर दे तथा राज्य की सुरक्षा को खतरे में डाल दे, तब हो सकता है राष्ट्रपति शासन। और अनुचित प्रयोग, जहां कोई सरकार त्यागपत्र देती या उससे वैकल्पिक सरकार बनाने की संभावना की जांच के बिना बहुमत का समर्थन खोने का बर्खास्त कर दिया जाता। दूसरा, सरकार को विधान सभा से पटल पर बहुमत साबित करने की अनुमति नहीं देना। तीसरा, जहां विधानसभा में बहुमत प्राप्त सत्तारूढ़ दल को लोकसभा के आगे चुनावों में भारी पराजय का सामना करना पड़ा हो, जैसे वर्ष 1977 और 1980 में घटित हुआ था। अगला पॉइंट कहता है, आंतरिक अशांति, राज्य के आंतरिक विघटन या भौतिक विघटन की स्थिति तक ना पहुंची हो। अगला पॉइंट कहता है, राज्य में कुशासन या सरकार पर भ्रष्टाचार के आरोप या राज्य के गंभीर वित्तीय बाध्यताएं हो। और अगला जो है अनुचित प्रयोग, जहां राज्य सरकार को भ्रष्ट होने से बचाने की पूर्व चेतावनी नहीं दी जाती है। ठीक है, राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन में अंतर क्या है, यानी राष्ट्रीय आपात और राज्य आपात में अंतर क्या है। अगर देखें तो आधार की अगर बात करें, आधार की तो युद्ध, बाह्य आक्रमण अथवा
सशस्त्र विद्रोह के माध्यम से पूर्ण संपूर्ण देश अथवा इसके किसी एक भाग की सुरक्षा को खतरा उत्पन्न होना कि राष्ट्रपति शासन, ठीक है। किसी राज्य का शासन, ये राष्ट्रीय आपात हो गया। और किसी राज्य का शासन संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार नहीं चलाया जाना, ये राष्ट्रीय शासन हो जाएगा, राष्ट्रपति शासन, ठीक है। राज्य की कार्यपालिका और विधायिका का प्रभाव अगर देखें तो राज्य की कार्यपालिका और विधायिका शक्तियाँ बनी रहती हैं। केंद्र को राज्य के प्रशासन एवं विधानमंडल के संबंध में केवल समवर्ती शक्तियाँ ही प्राप्त होती हैं। वहीं अगर राष्ट्रपति शासन की बात करें तो राज्य की कार्यपालिका निलंबित हो तथा राज्य की विधायिका को या तो निलंबित हो या भंग हो जाती हो। और दूसरा कहता है कि राष्ट्रपति राज्य की कार्यपालिका शक्ति का प्रयोग राज्यपाल के माध्यम से करता हो, संसद राज्य के कानून पारित कर सकती हो, ठीक है। कानून बनाने की शक्ति, तो कानून बनाने की शक्ति अगर राष्ट्रीय पाठ में देखें तो संसद किसी अन्य निकाय का प्राधिकरण को शक्तियाँ प्रोत्साहित नहीं कर सकती। वहीं राज्य आपातकाल में देखें या राष्ट्रीय आपातकाल में जो होता राष्ट्रपति शासन में, तो इसके अंतर्गत संसद राष्ट्रपति तथा किसी अन्य प्राधिकरण को शक्तियां सौंप सकती है। लागू होने की तिथि की अगर बात करें, लागू होने की सीमा क्या है, तो इसके लागू होने की अधिकतम समय सीमा का उल्लेख नहीं है। इसे प्रत्येक 6 महीना के भीतर संसदीय को अनुमोदन के माध्यम से अनंत काल तक जारी रखा जा सकता है। और राष्ट्रपति शासन को इसके लागू होने की अधिकतम सीमा 3 ही वर्ष है। इसके बाद राज्य के सामान्य संवैधानिक कार्य प्रणाली को फिर से बहाल करना अनिवार्य होता है, ठीक है। केंद्र राज्य संबंध की अगर बात करें राष्ट्रीय पाठ में, तो सभी राज्यों के हाथ में केंद्र के संबंध परिवर्तन होता है। और राष्ट्रपति शासन में होता है जो राज्य राष्ट्रपति शासन के अधीन होता है उसी के साथ संबंध में परिवर्तन होता है। संसदीय अनुमोदन, संसदीय अनुमोदन में राष्ट्रीय आपातकाल में क्या होता है, विशेष बहुमत से। और राष्ट्रपति शासन सामान्य बहुमत से, ठीक है। मूल अधिकार, मूल अधिकार में क्या होता है राष्ट्रीय आपातकाल में, नागरिकों के मूल अधिकार प्रभावित होते हैं। और राष्ट्रपति शासन में नागरिकों के मूल अधिकार में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। उद्घोषणा को वापस लेना, तो राष्ट्रीय आपातकाल में लोकसभा इसे वापस लेने के लिए प्रस्ताव पारित कर सकती है। और राष्ट्रपति शासन में ऐसा कोई प्रावधान नहीं है, यह केवल राष्ट्रपति की घोषणा से समाप्त किया जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो आज हम लोग यहीं पर रहने रहते हैं, कल हम वित्तीय आपातकाल की बात करेंगे। तो हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें और कमेंट करें, ठीक है। मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स के साथ आएंगे।